गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी सर वेल्डर में, अश्वनी सर ITI वेल्डर में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, मैंने एक हफ्ते से नहीं कोई वीडियो डाला था, तो फिर से मैं आ गया हूँ नए चैप्टर के साथ। आर्क और गैस वेल्डिंग के नियम और परिभाषाएं, आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनीशंस। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहें, बीच की स्किप ना करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो प्यारे दोस्तों कि वेल्डिंग जॉइंट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक फिलेट होती है जो इस प्रकार का जोड़ जोड़ती है 90 डिग्री पे, और जो ये बट जॉइंट होती है इस प्रकार का जोड़ बनाती है। इस प्रकार का तो ये 90 डिग्री पे होती है, और ये फिलेट जो होता है 90 डिग्री पे, और ये 180 डिग्री पे होती है। तो ये जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यवसाय बिल्डर जॉइंट की दृष्टि से। तो आइए हम इसकी परिभाषा और आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश करूँगा। और जो भी कुछ डाउट होता है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा मेरे से। बिन निसंकोच मैं आपको बताऊंगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का बिल्डर की, और मैं अच्छा खासा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो बेहिचक आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये पहला ऑप्शन है बट जोड़। तो बट जोड़ मतलब होता है टक्कर जोड़। बट मीन्स होता है टक्कर। टक्कर मतलब दो टुकड़े को 180 डिग्री पे रखकर, जैसे एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, और यहीं पे इसको जोड़ना है, ये वाली यहीं पे वेल्डिंग कर देना है ऐसे। तो ये हो जाएगा बट जोड़, यानी दो टुकड़ों को 180 डिग्री पर बराबर स्थानों पर आमने सामने रखकर जोड़ना ही बट जोड़ कहलाता है। तो ये 180 डिग्री है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया बट जोड़। अब दूसरा देख सकते हैं फिलेट वेल्ड, ये वाली फिलेट वेल्ड। तो दो धातुओं के टुकड़ों को 90 डिग्री में बराबर एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर 90 डिग्री अवस्था में रखते हुए जोड़ने की प्रक्रिया को हम फिलेट वेल्ड कहा जाता है। यानी जैसे मान के चलिए कि अगर हमको जोड़ बनाना है तो एक ये प्लेट ही हो गया और दूसरा प्लेट इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, एक टी जोड़ हो गया। तो एक यहाँ जोड़ बना देंगे, एक यहाँ जोड़ बना देंगे। तो 90 डिग्री है कि नहीं है बताइए। तो जो 90 डिग्री होता है उस फिलेट होता है, और जो 180 डिग्री पे ज्वाइंट बनते हैं वो बट ज्वाइंट होते हैं। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि फिलेट जोड़ कितने डिग्री पे जोड़ा जाता है, बट जोड़ कितने डिग्री पे जोड़ा जाता है। तो आप समझ लीजिए ध्यान से, आपके लिए बहुत खास है। उसके बाद तीसरा जो है वेल्ड की मजबूती। ये जो तीसरा है वेल्ड की मजबूती। वेल्ड की मजबूती जिस पदार्थ के उसकी बाहरी हिस्सा को जोड़ने की क्रिया को वेल्ड की मजबूती कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे दो धातु को हम जोड़ रहे हैं, दो धातु को हम जोड़ रहे हैं ऐसे। अगर धातु केवल यहीं तक गले तो मजबूत नहीं होगा, उसी को हम फ्यूजन बोला जाता है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन। तो अगर यहाँ तक फ्यूजन होती है तो ज्वाइंट यहाँ तक धातु पिघल कर ऐसे जुड़ती है, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। तो वही कह रहा है कि बाहरी हिस्सा को जोड़ने की क्रिया को वेल्ड की मजबूती कहते हैं। जितना और बाहरी क्रिया इस जोड़ में सम्मिलित होता है उतने ही एटॉमिक इसके आपस में मिक्स होते हैं और ठंडा होने के बाद एक मजबूत जोड़ बनाते हैं, इसलिए इसकी वेल्ड की मजबूती बढ़ती है। एक मीटर लाइन होता है, एक मीटर लाइन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए। एक मीटर यानी वह सीधी रेखा जो दो सिरों से होकर जाती है उसे मीटर लाइन कहते हैं। जैसे हमने एक टी जॉइंट ऐसे बनाया तो यहाँ पे एक टो लाइन ऐसे जाएगी, मीटर लाइन जाएगी, दोनों सिरों के बीच से जा रही है कि नहीं जा रही, तो इसी को हम मीटर लाइन कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक बेल्ड टो हो गया। तो बेल्ड टो का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे जोड़ दिया, तो एक ये टो हो गया, एक ये टो हो गया, और यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी को हम लेग लेंथ कहते हैं, ये लेग लेंथ हो गया, और ये थ्रोट का थिकनेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। तब धीरे धीरे आगे सब बताएंगे आपको। अब देखिए
ये बेल्ड टो यानी जहाँ पे ये बेल्ड की दोनों सिरे, एक इस मेटल पे एक जॉब है और ये दूसरा जॉब है, तो एक यहाँ पे टच कर रहा है, फाइनली एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसी को टो बोलते हैं, बेल्ड टो बोलते हैं। और टो लाइन क्या बोलते हैं? अब टो लाइन जैसे आपस में मिला देंगे, इसको आपस में मिला देंगे तो टो लाइन हो गया। दो टो लाइनों को मिलाने वाली रेखा को जैसे इस प्रकार मिला दिए, इस प्रकार से बनी है, इस प्रकार से, तो ये टो लाइन हो गई। उसके बाद से अवतल बीड क्या होता है, आप जान ही रहे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस उसी के आधार पे है। तो अवतल लेंस जैसे ये अवतल लेंस, जैसे मान अवतल बीड, तो जैसे ये बेल्ट आपने बनाया ऐसे, तो ये बेल्ट इस तरह से बन जाता है, कभी कभी ये नीचे की तरफ धंसा होता है, तो इसको अवतल बीड बोलते हैं। और यही जब ऊपर की तरफ उठ जाता है इसको उत्तल बोलते हैं। तो दोनों समझ गए, ये उत्तल यानी उभरा हुआ रहेगा ऐसे, और नीचे की तरफ जो झुका रहेगा उसको अवतल बोलेंगे, नीचे को झुकी अवतल बीड। एक माइटर बीड होती है, एक माइटर बीड होती है, यानी यदि माइटर लाइन तक बेल्ड बीड है उसे माइटर, जैसे मान के चले मैं बताया ना कि माइटर जो लाइन होती है, एक यहाँ पे टच करता है, एक टो एक यहाँ पे होता है, टो यहाँ पे होता है, तो इसको मिला दिया जाता है। तो ये अगर यहीं तक बिल्डिंग होती है सीधी, तो इसको हम माइटर बीड बोला जाता है। अगर ऊपर उठता है तो उत्तल हो जाता है, अगर नीचे झुकता है तो अवतल हो जाता है। तो जो बीच में जो सीधी रेखा आती है उसको माइटर बीड बोला जाता है, वहाँ तक बिल्डिंग होती है। तो अब देखिए गैस बिल्डिंग टार्च। गैस बिल्डिंग टार्च एक प्रकार का उपसाधन होती है जिसमें ऑक्सीजन और स्टील गैसों को मिक्स करके हम फ्लेम बना करके धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। और गैस बिल्डिंग टार्च में एक ऑक्सीजन को कंट्रोल करने वाला वाल होता है, एक स्टील को कंट्रोल करने वाला वाल होता है। यानी गैस बिल्डिंग टार्च हमारे लिए बिल्डिंग करने में सहायता करती है, यानी गैस बिल्डिंग को सहायता करती है, यानी गैस को और ऑक्सीजन को मिक्स करके हमको देती है, बाहर सप्लाई करती है, जिसके हम द्वारा एक फ्लेम तैयार करते हैं, उसके द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं ज्वाला बनाकर। वैसे ही गैस कटिंग टार्च होता है, लेकिन इसमें जो वेल्डिंग टार्च लगे होते हैं, जो इसके नोजल होते हैं 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री पे झुके होते हैं, इस प्रकार से 120 डिग्री। लेकिन जो नोजल होता है गैस कटिंग टार्च होता है वो ये 90 डिग्री पे होते हैं, इस प्रकार से। तो ये गैस कटिंग टार्च और गैस वेल्डिंग टार्च दोनों का प्रोसेस सेम एक ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नोजल का जो एंगल होता है ये गैस वेल्डिंग टार्च में 120 होता है और गैस कटिंग टार्च में 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगला है गैस प्रेशर कंट्रोलर। गैस प्रेशर कंट्रोलर एक ऐसा उपकरण जिसमें गैस को नियंत्रक दर्शाता है, इसे गैस सिलेंडर के मुख में लगाते हैं गैस दाब नियंत्रण, यानी इसको हम मान के चलो रेगुलेटर को भी, हम इसको गैस रेगुलेटर को भी बोल सकते हैं। रेगुलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग वो गैस को सप्लाई करने में हमको मदद करता है। अगर हम जितना दाब की गैस चाहें उससे उतने दाब पे सेट करके हम उतना गैस को सप्लाई बाहर ले सकते हैं और इजीली हम काम कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं गैस दाब नियंत्रक, समझ लीजिए। 13 नंबर की जो है गैस होस रबर होस पाइप। होस पाइप ही प्रयोग किया जाता है जब गैस सप्लाई में या किसी फ्यूल गैस की सप्लाई की जाती है। जैसे घरों में एलपीजी सिलेंडर से जो गैस के लिए हम सिलेंडर से जब हम स्टोव के पास ले जाते हैं तो होस पाइप ही लगाते हैं, ना कि और कोई पाइप लगाते हैं। ये बहुत सुरक्षित और बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इसकी प्रयोग में लाई जाती है। तो होस पाइप 2 कलर में होते हैं, एक ब्लू या ब्लैक, या एक पर उसमें पिंक कलर में होता है या रेड कलर में होता है, या तो होस पाइप दोनों में प्रयोग की जाती है, ऑक्सीजन में भी और एसिटिलीन में भी। तो होस पाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बैक फायर होता है, कभी कभी बिल्डिंग करते समय हम देखते हैं कि कभी कभी बिल्डिंग करते रहते हैं, बिल्डिंग करते करते क्या होता है कि आवाज़ आता है, फट फट की आवाज़ आने लगती है। तो इसमें एक समान गैस बहती है, यदि गैस समान गति से बहने बाधा करती इस कारण, तो वो गैस थोड़ा सा, गैस की जो पाइप सप्लाई लाइन है, जो नोजल का जो छिद्र है वो थोड़ा जाम हो जाता है, इसलिए सप्लाई अच्छे से नहीं निकल पाती है, गैस बाहर नहीं निकल पाता, तो आवाज़ करता है। इसी को बैक फायर कहते हैं। और 15 नंबर का जो इसको फ्लैश बैक बोला जाता है। जब गैस ज्वाला अंदर चली जाती है और सिलेंडर की तरफ सीसी की आवाज़ के साथ जलने लगती है तो इस अवस्था में विस्फोट होने का खतरा रहता है। देखिए भैया, ये दोनों में थोड़ा अंतर है, बैक फायर और फ्लैश बैक में। जब फटफट की आवाज़ करे तो बैक फायर कहा जाता है, और फ्लैश बैक माने ऑक्सीजन गैस जब स्टील गैस को सिलेंडर की तरफ धकेलती हुई लेके चली जाती है, यानी स्टील गैस ऑक्सीजन गैस को धक्का देती हुई सिलेंडर की तरफ लेके जाती है। और आवाज़ कैसे करेगी? सीसी। तो इस अवस्था में विस्फोट होने का चांस ज़्यादा रहता है और इसको हम बोलते हैं फ्लैश बैक।
प्यारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तो समझ बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद है फ्लैश बैक अरेस्टर। फ्लैश बैक को कंट्रोल करने के फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया जाता है, एक प्रकार का सुरक्षा उपसाधन है। ये सुरक्षा उपसाधन नहीं रहेगा तो फिर गैस जो ऑक्सीजन ज्वाला होती है वो ऑक्सीजन धकेल कर लेके चला जाएगा सिलेंडर में, बड़ा विस्फोट होगा, बहुत नुकसान होगा। और उसी को रोकने के लिए हम फ्लैश बैक अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर का नाम सभी लोग सुना होगा। इलेक्ट्रोड होल्डर एक प्रकार का कापर का बना हुआ, ब्रास का बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है। 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 600 एम्पियर में अवेलेबल होता है। इसमें हम इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को पकड़ करके हम वेल्डिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड को पकड़ने वाला एक प्रकार का औजार है। इसके बिना हम आर्क वेल्डिंग करना संभव नहीं होता है। यह ब्रास का या कापर का बना होता है। ये बहुत अच्छा कम रेजिस्टेंस वाला होता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। उसी प्रकार एक अर्थ क्लैंप होता है। अर्थ क्लैंप होता है, एक विद्युत धारा का प्रतिरोधक होता है। इसको हम जाप मेज पर लगा दें। इसमें पित्तल की धातु को निर्धारित करके GI कोटिंग स्प्रिंग लगा दी जाती है। तो समझ लीजिए, एक विदाउट अर्थिंग का हम बिल्डिंग करना संभव नहीं होता है। जाप में दें या बिल्डिंग टेबल में दें तो अर्थ क्लैंप देना एकदम अति आवश्यक होता है। इसीलिए एक विद्युत धारा का प्रतिरोधक होता है। आर्क वेल्डिंग केबल यह कापर एल्युमिनियम का विद्युत धारा प्रवाहित जोड़ मशीन इलेक्ट्रोड तार कहते हैं। जो आर्क वेल्डिंग केबल होता है दो प्रकार का होता है। एक वेल्डिंग लीड जिसको बोला जाता है, एक होल्डर में जाता है और एक अर्थ केबल में जाता है, एक अर्थिंग होता है। तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, होल्डर केबल और एक अर्थ केबल कहा जाता है। ये जो होती है एल्युमिनियम और कापर की बनी होती है, जो ईजिली विद्युत को प्रवाहित कर देता है। उसके बाद केबल लक्स होता है। आप लोग केबल लक्स का नाम सुने होंगे। ये केबल लक्स जो मशीनों के पीछे जो लगी होती है, जो ये वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग लीड को जोड़ने में मदद करती है। यह 400 एम्पियर, 600 एम्पियर, 300 एम्पियर में अवेलेबल होता है। कापर का बना होता है। उसके बाद सील्डेड मेटल आर्क का नाम सुनोगे। SMAW का फुल फॉर्म होता है। SMAW का सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। SMAW सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। स्टिक वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आर्क वेल्डिंग से भी नाम जाना जाता है। उसके बाद है गैस मेटल आर्क GMAW जो CO2 गैस शील्डिंग का काम करता है। मिग वेल्डिंग की जो इनर्ट गैस के रूप में प्रयोग आर्गन की जाती है। इस विधि में वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड पिघल जाता है, यानी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इसमें GMAW ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक में अवेलेबल होता है। वैसे ही गस्ट टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलता नहीं है, खपत नहीं होती है, टंगस्टन का बना होता है। अब जान ही रहे हैं कि टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3810 होता है, लगभग 3810 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये पिघलता नहीं है। इसमें जो शील्डिंग गैस के रूप में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग होती है, FCAW फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। इस विधि में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लक्स लगा होता है। यह वेल्डिंग के दौरान पिघल जाता है। ये भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पे दिया है 22-25 नंबर पे। मेटल स्टिक के ऊपर फ्लक्स चढ़ा होता है। इसमें स्टब एंड टिप, नंगा कोर वायर और फ्लक्स कोटिंग आदि भागों होती हैं। वेयर वायर की व्यास द्वारा इलेक्ट्रोड की साइज का निर्धारण किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग है। देखिए इलेक्ट्रोड एक प्रकार का आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करने वाला औजार है। इसके बिना हम वेल्डिंग करना असंभव होता है। एक स्टिक होती है 2.5 mm, 3, 15, 4 mm। इसके ऊपर एक फ्लक्स का कोटिंग की जाती है इस टाइप से, केमिकल कंपोजिशन से मिला कर आयरन ऑक्साइड, सिलिका या बहुत सारे इसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मैग्नीशियम। और ये एक नंगा यहाँ पे रहता है बेयर, इसको स्टब एंड कहा जाता है। इसी में इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ करके, और ये टिप होता है यहाँ से टक, जब हम स्टिक ठोकते हैं, करंट जब बन जाती है, आर्क बन जाती है, तो प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड, स्टब एंड टिप, नंगा कोर वायर, यानी कोर वायर से ही जो नंगा तार होता है उसी के व्यास से ही हम इसका साइज का निर्धारण करते हैं इलेक्ट्रोड की। तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड के बिना मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होना संभव नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।